आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस तभी आएगा जब एलसीआर आएगा। एलसीआर सर्किट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेजोनेंस। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए अलग लेक्चर है इसका, समझते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एलसीआर, है ना, एलसीआर ये आपके सामने एक एसी सोर्स मैंने रख दिया, ठीक है, जहाँ पे इंडक्टर रखा है, कैपेसिटर रखा है, रेजिस्टेंस रखा है, एलसीआर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है समझते हैं। यहाँ पे आपने चीज़ क्या याद रखनी है, यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखनी है, द कंडीशन। पहला कंडीशन आपको याद रखा होगा कि जहाँ पे हम क्या करते थे, वी एल जो होता है वो वी सी से बड़ा हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब एक्स एल जो होता है वो एक्स सी से बड़ा हो जाता है। जहाँ पे हम कहते थे डोमिनेट क्या कर रहा है, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। पहला केस तो ये। सेकेंड केस में हम पढ़ते थे VC जो होता है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो मतलब VC XC जो होगा वो बड़ा होगा इससे, XL। सही। अब थर्ड केस में कुछ अलग तरीका है। थर्ड केस कहते हैं कि जो VC है ना वो VL के बराबर है। VC जो है वो VL के बराबर है। अगर VC VL के बराबर हो गया तो कहने का मतलब XL जो है वो XC के बराबर हो गया, सही। और ये जो थर्ड कंडीशन है ना, हैशटैग लगा देते हैं, इसी को ही रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी समझा देते हैं साथ ही साथ, फेजर डायग्राम के साथ। फेजर डायग्राम मैंने आपको कराई थी, जहाँ पे मेरे पास एक VR है यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरे पास VL है, VC है, ठीक है। ये आपस में कट कर देते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये भी करंट था ना, आई भी जाओ, इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, आपको पता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल हो जाते हैं तो मतलब कौन सा केस बन गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया, राइट। और ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है वही रेजोनेंस कहलाता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है वो ही रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से यहाँ पे एक और डायग्राम बना, मतलब एक एक्सएल जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, ऑफ कोर्स एक्ससी के इक्वल हो जाता है ना। और ये रहा अपना रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा, वीएल वीसी के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज सेड टू बी अ रेजोनेंस कंडीशन। दिस कंडीशन इज सेड टू बी अ रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। पहले तो इतना नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से देखो, यहाँ पे हमने एक इम्पिडेंस नाम की चीज निकाली थी, याद करो, Z नाम था उसका। और Z जो था वो किसके इक्वल है, डेट इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का उल्टा स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब XL जो है वो तो XC के बराबर है, तो मतलब XL XC के बराबर, ये जीरो टर्म होगी। अगर ये जीरो टर्म हो जाती है तो ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ R। तो मतलब Z जो है वो किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया इस केस में, ठीक है। और ये आपकी एक मिनिमम वैल्यू आती है इम्पिडेंस की। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, इसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं।
कहने का मतलब ये जो आपका z है वो r के बराबर हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। z is equals to r is the minimum value of the impedance. Got it? ठीक, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब आप चेक कर सकते हो, मैंने निकाला हुआ है I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R। तो क्योंकि R जो है वो एकदम मिनिमम है, इम्पीडेंस एकदम मिनिमम है, R मिनिमम है। R अगर मिनिमम है तो इस केस में मैं कह सकता हूँ I नॉट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। सही, I नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट आएगा वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस बहुत ज्यादा मिनिमम है। यही कंडीशन याद रखो। क्लियर? तो मतलब एक हिसाब से मैं कहूंगा कि I नॉट विच इज दैट शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, V नॉट अपॉन R, जहाँ पे R जो होगा वो मिनिमम होगा और I नॉट जो होगा वो एकदम मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट तोड़ेगा यहाँ पे। कौन सा केस? रेजोनेंस का करंट केस। नोट कर लो यहाँ पे। बढ़ते हैं तो tan फाई की बात भी छेड़ ही देते हैं। tan फाई क्या था फॉर्मूला यार, XL माइनस XC इज इक्वल्स टू अपॉन क्या था, R, है ना। तो इस केस में R आ जाएगा। अब XL तो XC के बराबर है, तो कहने का मतलब tan फाई यहाँ पे 0, XL यहाँ पे XC ले लो, यहाँ XL बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब फाई भी 0, क्योंकि tan 0 0, तो फाई क्या आ गया 0। तो इस केस में अगर आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशन है जहां पे फेज डिफरेंस 0 है, आप कह सकते हो रेजोनेंस। आगे बढ़ते, ठीक है। तो कौन सा केस है, XL जो है वो XC के बराबर है। रेजोनेंस की कंडीशन में ये बताती है XL XC के बराबर। अब आपको पूछा जा सकता है बेटा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे रेजोनेंस की कंडीशन लगती है, ठीक है। XL XC के बराबर होता है, हमें पता है। XL बोले तो ओमेगा L और XC बोले तो 1 अपॉन ओमेगा C। गॉट इट? आता है। चलो, ओमेगा 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 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू L, नीचे ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन LC। ओमेगा उधर जाकर बना दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC। ये भी हमें पता है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और ओमेगा जो होता है वो ये भी मेरे को पता है वो 2 पाई f के बराबर है, वेयर f इज अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बना देता हूँ ना। सो 2 पाई f नॉट, वेयर f नॉट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। रेजोनेंट कंडीशन है ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम नाम देंगे उसको, ठीक है। एक मिनट रुको। सो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC, और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई f नॉट है, where f नॉट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर है, एंड विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, 1 अपॉन रूट ऑफ LC। और f नॉट जो आने वाला है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस बार 2 पाई नीचे चले जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेटा, कहने का मतलब ये है कि कौन सी कंडीशन है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे XL XC के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC, ठीक है। ये कंडीशन है। बट लोग समझते हैं कि एक्चुअली रेजोनेंट यही है, बट नहीं, प्रॉपर फील ये वाला है सारा जो भी मैंने आपको बताया। नोट कीजिए जरा इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम ग्राफ इसके पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं कि XL जो है वो ओमेगा इंटू L के इक्वल है, और ओमेगा किसके इक्वल है, दैट इज का 2 पाई f इंटू L। सही, ठीक है। और इसी तरीके से अगर XC की बात करें तो वो होता है 1 अपॉन ओमेगा C, है ना, और ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन 2 पाई f इंटू C।
पहला इसका ग्राफ अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखें रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी से, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी से, रेजिस्टेंस लाइक आर एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ यू नो, ठीक। भाई आर ने तो सीधा ही जाना, पता ही, ठीक है, आर ने तो सीधा ही जाना। बस आप मेरे को ये बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो कहने का मतलब एक्सएल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी चल रही है, फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट में क्या होता था, वो तो प्योरली रेजिस्टिव है, वो तो सीधा ही जाना है, आर तो सीधा जाएगा, उसमें थोड़ी ना कोई है शक, है ना, आर सीधा ही जाएगा। बट अगर एक्सएल बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल को बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं, एक्सएल सीधा जाएगा, लीनियर ग्राफ जाएगा एक्सएल। बिल्कुल सही, सत्य है एकदम। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी इसमें बात करूं, ये वाला चेक करो, इसमें क्या हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्सी कम होगा, तो कहने का मतलब एक्सी में कम हो जाना, ठीक, ऐसे कर देना। दिस इज एक्स एल इंक्रीज हो रहा है, ये एल है एक्स एल, और ये एक्स सी डिक्रीज हो रहा है। और जहां पे ये मेट करते हैं, मतलब जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल होता है, लाइक दिस, ये कंडीशन, उस फ्रीक्वेंसी को कहना है एफ नॉट, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट, जहां पे एक्स एल और एक्स सी इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्ड वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने कहना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस चल रहा है सारा, रेजिस्टेंस ही, एक्सएल भी रेजिस्टेंस, एक्ससी भी रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस वर्सेस एफ का ग्राफ है पहला ग्राफ, ठीक। सेकंड ग्राफ इज इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से समझिए, थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है आपके लिए, क्लियर करते हैं इसको, अच्छे से क्लियर करते हैं ना। देखो बेटा, z इज इक्वल्स टू किसके बराबर होते हैं, हमें पता है, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल का स्क्वायर, ठीक है, यू नो। हाँ, अब ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल का स्क्वायर, आगे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, और क्या, रूट ऑफ क्या होता है इसकी वैल्यू, आर का स्क्वायर किसके बराबर, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल किसके बराबर, एक्सएल मेरे को पता है 2 पाई एफ इंटू एल, है ना, तो 2 पाई एफ इंटू एल माइनस एक्सी किसके बराबर, 1/2 पाई एफ इंटू सी, उसका होल का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल किसके बराबर, 2 पाई एफ इंटू एल माइनस एक्सी किसके बराबर, 1/2 पाई एफ डॉट सी। बेटा देखो, अगर फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल होती है, ठीक है, अगर इसकी एक मान लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, लेट्स से इसकी बहुत ज्यादा स्मॉल है फ्रीक्वेंसी, मान के चलो, ये भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो इसके बीच में, यार देखो समझो मेरी बात, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल, ये भी स्मॉल हो गया, मतलब लेट्स से इसकी है, सपोज करके चलते हैं 1000 पाई, एग्जांपल में मैं समझा, ठीक है, और इसकी जो है लेट्स से ये भी कम है, 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके, इसकी 1 है, या बहुत ज़्यादा डाल दो तो ये भी मतलब कम कर दिया ना, इसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है, तो एक्सएल इसकी 1000 है, सपोज करो इसकी 1 है, फिर भी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 1000 का आएगा, समझ लो मेरी बात, 1000 फिर भी बहुत ज़्यादा एक लार्ज क्वांटिटी है, और बस इसका स्क्वायर कर दो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ एक तरफा ये बहुत ज़्यादा है, एक तरफा ये बहुत कम है,
तो फिर भी बहुत ज़्यादा ही है, डिफरेंस तो ज़्यादा ही आया ना, एक तरफा 1000, एक तरफा 1, डिफरेंस तो 1000 का ही आया ना, ये कहना चाह रहा हूँ। फिर भी बड़ी लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो तुम अगर फ्रीक्वेंसी को स्मॉल कर देते हो, ऑफ कोर्स ये स्मॉल है, इसको स्मॉल करोगे ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, क्योंकि 1/में, ठीक है, वही बता। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है। वो कंडीशन हाथ में लगती है कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज है तो Z लार्ज ही होगा। ऑफ कोर्स ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी ना, मतलब ऐसा समझ लो, एक 1001 है और एक 1 है, डिफरेंस आया 1000 का, उस 1000 का स्क्वायर कर दो तो क्वांटिटी Z वाली लार्ज नहीं हो जाएगी, ऑफ कोर्स। तो मैं वही बता रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज अब आपकी आ जाती है, ठीक है, तो Z भी लार्ज हो जाएगा। ये कंडीशन समझ लगी आपको? क्लियर, ठीक है। तो क्या कंडीशन बताई मैंने? फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज, Z इज अगेन लार्ज। तो कंडीशन तो ये नहीं बैठती है फिर हाथ में कि अगर फ्रीक्वेंसी कम, Z भी कम, सही। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करेंगे, Z यहाँ पे, ये Z यहाँ पे रख लेते हैं, ये Z किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो F यहाँ पे है। ये डिपेंडेंट वाली होती है, पता है ना, यहाँ पे वो डिपेंडेंट रखते हैं, ये इंडिपेंडेंट वाली है। ये डिपेंडेंट यहाँ पे Z है इसका, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये इधर आएगी। हाँ, क्या बोला मैंने ये बोला है, अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज, Z लार्ज, फ्रीक्वेंसी लार्ज Z लार्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लार्ज Z लार्ज। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। ये देखो, जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा धीरे, ऐसी कंडीशन बनी है। ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनना है, सॉरी ये थोड़ा पहले ये बनाओ। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये जहाँ पे ये वाला दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो वाला केस है जहाँ पे हमारे पास जो Z जो होता है वो मिनिमम होता है। याद करो, Z मिनिमम वाला ही इसके बराबर था, R के बराबर था, याद करो। और उस पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, दिख नहीं रहा शायद यहाँ से, एक मिनट, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे Z जो है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है, और उस पर जो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम वाली ही होती है, और इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसी तरीके से इसका ऑपोजिट ग्राफ बनाना हो तो कैसे हम बना सकते हैं? लाइक दिस। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसको। वाइस वर्सा ग्राफ बनेगा ना इसका पूरा इस तरीके से, लाइक दिस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या है। अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ I0 वाला। आपको पता है ना, मैंने सिखाया हुआ है। हाँ, मैंने ये चीज सिखाई थी, अगर Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। Z मिनिमम है, Z मिनिमम का मतलब रेजोनेंस कंडीशन यही थी ना कि Z जो है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, I0 बहुत ज्यादा। रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें करंट बहुत ज्यादा आ जाता है बच्चा। रेजिस्टिव सर्किट बोले तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, उसमें करंट बहुत ज्यादा। दैट इज कॉल्ड, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ I0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का।
ये वाला ग्राफ आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ रही है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नाम देंगे एफ नॉट का, ठीक है, एफ नॉट का नाम दिया है इसको, क्योंकि मेरे को पता है कि आई नॉट विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, वी नॉट अपॉन जेड के बराबर है। और अगर जेड मिनिमम है तो ये बहुत ज्यादा होगी, जेड मिनिमम है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरीके से अगर आई नॉट अगर यहाँ पे मैक्सिमम है ना तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ग्राफ समझ लगे तो बताओ। एक और ग्राफ हम करेंगे, उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझिए, जैसे भी पीछे के लिए आपको मैंने बताया था पावर के बारे में। पावर जो थी उसका एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया हुआ है, वो कराऊंगा आपको। VRMS, साथ में क्या आता था IRMS, साथ में आता था cos फाई, पावर फैक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इस बार तो फाई की वैल्यू 1 है, फाई की वैल्यू 0 है, सॉरी, है ना। अगर फाई की वैल्यू 0 थी इस बार रेजोनेंस के कंडीशन में, फाई की वैल्यू 0 थी, नो फेज डिफरेंसेस देयर, सो cos 0 कितना आ जाएगा फिर 1। सो पावर जो आएगी दैट शुड बी इक्वल्स टू VRMS IRMS मल्टीप्लाई बाय 1। अब V जो है वो मेरे को पता है, VRMS होता है V नॉट अपॉन रूट 2 के, और IRMS होता है वो I नॉट अपॉन रूट 2 के इक्वल होता है। करेक्ट है, सत्य है एकदम, नोट करो पहले। क्लियर है, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि जो V नॉट है वो किसके बराबर है, I नॉट इंटू आर के। ये भी बिल्कुल सत्य है, I नॉट V नॉट की वैल्यू भरी है मैंने, I नॉट इंटू आर, है ना। और रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 पता है क्या है, 2 के इक्वल है। और I नॉट किसके इक्वल है, I नॉट ही रखते हैं, मैक्सिमम वाला है ना। अब देखो ना, I नॉट यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट है, ये भी मैक्सिमम करंट है। पावर, तो पावर जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपको कहे सर I नॉट स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगी। और ये I नॉट यहाँ पे कौन सा है, मैक्सिमम वाला। देखो ये अरे I नॉट इंटू I नॉट क्या बन गया, I नॉट का स्क्वायर बन गया ना मैक्सिमम में, और इंटू R डिवाइडेड बाय 2, बहुत इजी है ये तो। टेंथ क्लास में, इवन की 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, याद करो पढ़ा होगा, I स्क्वायर इंटू आर के बराबर पढ़ा होगा ये टॉपिक। पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर के बराबर। और उसमें अगर करंट कौन सा है, IRMS वाला, I कौन सा है, IRMS वाला, तो वही चीज़ की है और क्या की है, बस यहाँ पे उसका हाफ हो गया। अब चीज़ क्या समझनी है, मेन बात उस पर आते हैं। तो पावर मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि करंट मैक्सिमम है ना। तो मतलब ये एक ग्राफ हो जाए फिर इस तरीके से, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो पावर भी ज़्यादा ले लो, और जब जहाँ पे पावर ज़्यादा है वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ बनेगा। ये आपकी एवरेज पावर है सामने, एवरेज पावर। और ये वाली जो होगी वो आपकी मैक्सिमम पावर होगी, ठीक, नोट कीजिए। एक्चुअल फॉर्मूला ये है पावर का। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पावर निकालनी है, I नोट आपके पास गिवन है, रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पावर, एवरेज पावर, ठीक है, नोट कीजिए। और ये कंडीशन सिर्फ रेजोनेंस में है कि एवरेज पावर जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2, और I नॉट कौन सा है इस बार, मैक्सिमम वाला।
मैक्सिमम वन। इज इट क्लियर ना? ठीक है, इस तरीके से ना कुछ हम नोट्स बनाते हैं, जो भी अब तक हमने सारा पढ़ लिया है सारा कुछ हम क्लैरिफाई कर देते हैं कुछ, ठीक है, रेजोनेंस में जो अब तक हमने सारा पढ़ लिया। थोड़ा नोट्स बना लेते हैं, हैशटैग नोट्स। चलो नंबर 1 देखो, एट रेजोनेंस, जो Z मिनिमम है वो R के इक्वल हो जाता है, और जो I नॉट मैक्सिमम करंट आएगा वो किसके इक्वल होएगा? वो किसके इक्वल होगा? V नॉट अपॉन R। V नॉट अपॉन R। सो I and V are in same phase में होते हैं ना, are in purely resistive, are in same phase, purely resistive circuit। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, ओके। और उसमें हमने, अच्छा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ना, आर इन सेम फेज, तो मतलब मैं कह सकता हूँ वी नॉट की वैल्यू जो आएगी, जो ईएमएफ बनेगा, वी जो बनेगा दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा डी बनेगा। कोई फेज डिफरेंस थोड़ी ना है, सिर्फ यही आएगा क्योंकि सेम फेज में करंट। और तो ये भी याद रखना कि ये वैल्यू जो है ईएमएफ की यही होती है, इसमें रेजोनेंस में, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर जो आएगी वो मैक्सिमम वाली आती है, इसमें पावर आएगी मैक्सिमम वाली, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर हो जाए, और आई स्क्वायर आर एम एस जो है वो किसके बराबर बन जाता है? हमने भी सॉल्व किया, आई नॉट स्क्वायर मैक्सिमम इंटू आर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पावर जो आई मैक्सिमम, ठीक है। एक और बना देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में भी लिखना जरूरी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट किसके बराबर है? 1/√LC के, और एफ नॉट वो किसके इक्वल है? 1/2π√LC है। जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक्सएल जो है वो एक्सी के इक्वल हो जाएगा। सारे नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। पर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये याद रखना। ये डिपेंड करता है ना तुम्हारे एल और सी पे की वैल्यू क्या है। सो लिख लो, ये भी लिख लो, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज, can be changed, can be changing the value of C and L, value of C and because of value of C. L. The resonant frequency can be changed for the value of C and L. Okay, by changing the value can be changed, it can be changed by changing the value of C and L. This is fine. Okay, and there is no effect, आगे लिखो, मैं लिखवा देता हूँ, and there is no effect इस पे F नॉट ओमेगा नॉट, F नॉट ओमेगा नॉट by the value of R, by the value of R, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट कर लो सारा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।